Hello, my lovers out there. This is ARK representing an Arcanine. Dear CS professional students, Secretarial Audit Compliance Management का चैप्टर नंबर 12 ऑडिट एंगेजमेंट। फटाफट से बुद्धि को यहाँ ले आओ और ध्यान से सुनते जाओ। ऑडिट एंगेजमेंट काम आने वाला है, एग्जाम में लिखने वाला है, सो ध्यान दीजिएगा। ऑडिट एंगेजमेंट इंटरेस्टिंग चैप्टर है, याद रखिएगा। थोड़ी थोड़ी बातें टेक्निकल है क्योंकि हो सकता है पहले आपने इस बारे में नहीं पढ़ा होगा, ऑफ कोर्स। सो यहां पर एक ऐसा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं जो एकदम फ्रेश है आपके लिए और बुद्धि खोल देगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिट एंगेजमेंट, भाई ऑडिट एंगेजमेंट की बात करने वाले हैं। किसकी? ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट एंगेजमेंट है क्या? बेसिकली ना, एक सिंपल वर्ड में समझो। ऑडिट एंगेजमेंट अगर मान लीजिएगा, और मैं उम्मीद करता हूं ऐसा हो, जब आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाएंगे, अपनी फर्म स्टार्ट करेंगे और आप जब बिजनेस प्रैक्टिस करेंगे, सो अपना जब प्रोफेशन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी कॉल आएगा, आपको भी ऑफर्स आएंगे कंपनीज की तरफ से। कंपनीज कहेंगे कि भैया हमारी ऑडिट कर दीजिएगा, हमारे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ऑडिट कर दीजिएगा, और आप खुशी के मारे दीवाने हो जाएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए उसके अंदर टेक्निकल टर्म्स क्या होती हैं, वो ऑडिट एंगेजमेंट में सीख लेंगे आप। ऑलराइट, सो क्या होने वाला है समझे ना, कि आपका क्लाइंट, अब क्लाइंट कौन हो सकता है, ध्यान सुनते जाना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कुछ टेक्निकल टर्म समझा रहा हूं पहले ताकि टॉपिक अच्छे समझ में आए। जब हम ऑडिट एंगेजमेंट की बात करेंगे, ऑडिट एंगेजमेंट की बात करेंगे, तो इसके लिए पहले हम दो तीन बातें समझ लेते हैं फटाफट से। कौन? कि भैया ऑडिटी कौन होगा, ठीक है, एंड ऑडिटर। ऑडिटर तो मतलब आपको पता ही होगा, उम्मीद कर रहा हूं ना, उम्मीद कर रहा हूं ऑडिटर तो आपको पता ही है, ठीक है। चलिए एक बार फटाफट से कह देते हैं, कोई प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट। ऑलराइट, ठीक है, ये बात सिंपल सा साइड में रखते हैं इसको, ठीक है। इतना तो सबको पता है भाई, कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 204 के अंदर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, सबको पता है। अलग अलग बातें बाद में करूंगा। अब देखो ऑडिटी की अगर बात करें, ध्यान सुनना, ऑडिटी कौन हो सकता है भाई? ऑडिटी कौन हो सकता है? कंपनी हो सकती है, एलएलपी हो सकती है, कौन हो सकता है? कंपनी हो सकता है, एलएलपी हो सकता है, और स्पेसिफिकली कहा जाए कोई पर्टिकुलर बॉडी, कॉर्पोरेट हो सकता है। बात पकड़ में आ रहा है? सो ध्यान से सुनना। इसके साथ साथ अब क्या देखेंगे, जब ऑडिटी यहां पर होगा तो ऑडिटी के साथ साथ ऑडिटर को अपॉइंटमेंट किया जाएगा। किसका? ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। तो यहां पर एक अथॉरिटी होगी, जिसको बोलेंगे अपॉइंटिंग अथॉरिटी। क्या बोलेंगे? अपॉइंटिंग अथॉरिटी। बोलो अपॉइंटिंग अथॉरिटी। क्या करें? अपॉइंटिंग अथॉरिटी। और डिफरेंट केसेस में अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिफरेंट हो जाएगा। जैसे कंपनी के केस में अगर फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करनी होगी, सुनो ना, फर्स्ट स्टैट्यूटरी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करनी होगी, अगेन वर्ड पे ध्यान देना, स्टैट्यूटरी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करनी होगी, तो कौन कर देगा? कब? फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करनी है, फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करनी है। याद होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सर कब? विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है, ठीक है सर। तो वहां पर कौन डायरेक्टर होगा? अपॉइंटिंग अथॉरिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आप जानते हैं उसके बाद सब्सिक्वेंट कौन करता है? एजीएम के अंदर, जनरल मीटिंग के अंदर कौन करता है? शेयर होल्डर लोग, ठीक है, ये बात जानते हैं। अगर यहीं पर ही सेक्रेटरी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती, किसकी? सेक्रेटरी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती, तो कौन करता? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। याद रहेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर कॉस्ट अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर इंटरनल ऑडिटर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। याद करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है ना, ध्यान सुनना, ये जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, ये क्या करेगा? ध्यान सुनते जाओ, ये ऑडिट एंगेजमेंट को साइन करेगा भाई, साइन करेगा ना, साइन करेगा जब वो किसी ऑडिटर को, किसी पीसीएस को, पीसीए को या प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट को अपॉइंट कर रहा होगा। तो एक बात तो क्लियर हो गया, ऑडिटी और ऑडिट अपॉइंटमेंट अथॉरिटी दोनों अलग अलग है। बात पकड़ में आ रहा है? ऑडिटी तो कौन हो गया? मैंने जैसे कहा, कंपनी हो सकता है सर, एलएलपी हो सकता है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, और उसके अंदर अकॉर्डिंग टू लॉ रिक्वायरमेंट्स अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिफरेंट होगा। याद रहेगी इतनी सी बात, ठीक है। अब जरा थोड़ा टेक्निकल वर्ड से सीखते हैं। आओ, मैं चैप्टर तुम्हारे लिए एकदम इजी कर दूंगा, ट्रस्ट में। किसी को लगता हो ना कि ये खतरनाक है, कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस, जबरदस्त एक्सपीरियंस ही फील्ड का है। ध्यान सुना, लेकिन अपनी बुद्धि रखना पूरी खोल के। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले देखो लैंग्वेज से ले लो, क्योंकि भाई एग्जाम में तो लिख के आना है ना, लिख के आना, तो ये बात पता होना चाहिए। ऑडिट एंगेजमेंट के लिए, ऑडिट एंगेजमेंट तो पहले है ना, ऐसे समझो, ऑडिट एंगेजमेंट क्या है? अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट वेयर इन एन ऑडिटर परफॉर्म एन ऑडिट। क्या कह रहा है? क्या है ऑडिट एंगेजमेंट? याद करो भाई, ऑडिट एंगेजमेंट क्या है? ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब है सर एन अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट है वेयर इन ऑडिटर परफॉर्म एन ऑडिट ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन दो तरह का हो सकता है, कोई सा भी। कौन सा हो सकता है? फाइनेंशियल
एंड नॉन फिनेंशियल, इतनी तो मेरे बच्चों को याद हो गया होगा, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, बोलो ना, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। ऑफ द ऑडिटी, ऑडिटी मैंने जैसे बताया कौन हो सकता है, जैसे भी कंपनी, एलएलपी, बॉडी, कॉर्पोरेट, ऑल राइट, ठीक है सर। फॉर विच ही हैज बीन एंगेज्ड, तो किसके लिए, किस क्या हुआ है, एक अरेंजमेंट है। ऑडिट एंगेजमेंट क्या है, एन अरेंजमेंट, बोलो ना यार, एन अरेंजमेंट वेयर इन एन ऑडिटर, आप बोलना है, आपको बोलना है, बोलो वापस से, जय माता दी। एन ऑडिटर वेयर एन क्या कर रहा है, एन एंगेजमेंट, एंगेजमेंट का मतलब क्या है, एन अरेंजमेंट, अरेंजमेंट वेयर इन एन ऑडिटर परफॉर्म एन ऑडिट, ऑडिटर क्या करेगा, परफॉर्म एन ऑडिट ऑफ ट्रांजैक्शंस, किसके ट्रांजैक्शंस का, ऑडिटी के ट्रांजैक्शंस का, ठीक है। किस लिए, जिस पर्पस से उसको एंगेज किया गया है। अब ट्रांजैक्शन जैसे हमने देखा क्या हो सकता है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पहली बात याद हुई, क्लियर एकदम, क्या है ये, अरेंजमेंट है, वेयर इन, बोलो ना, अरेंजमेंट है सर, वेयर इन ऑडिटर परफॉर्म एन ऑडिट ऑफ ट्रांजैक्शन, किसके ट्रांजैक्शंस के भाई, ऑडिटी के, किस लिए, फॉर विच ही हैज बीन एंगेज्ड। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या था सर, कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट है, ये कैसा अरेंजमेंट है, इसका नेचर कैसे, कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट। कॉन्ट्रैक्चुअल क्यों बोल रहे हैं भाई, यहां पर क्या होने वाला है, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर एग्जीक्यूट होगा बिटवीन द पार्टीज, पार्टी कौन होगा, जो कि यहां पर कौन पार्टी है, ऑडिटी, एंड यहां पर दूसरा कौन होगा, हमारा ऑडिटर। उस कॉन्ट्रैक्चुअल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस, ये सारी बातें, स्कोप ऑफ ऑडिट, सब चीजें डिस्कस की जाएंगी, इसलिए बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट बाय वे ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। कैसे होगा, बाय वे ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बिटवीन ऑडिटर एंड ऑडिटर, बिटवीन ऑडिटर एंड ऑडिटी। याद हुआ, दूसरा पॉइंट याद हुआ पक्के से। अब देखो सुनो ध्यान से, अगर यही ऑडिट की हम बात करेंगे, एंगेजमेंट, और ये कौन कंडक्ट करने वाला है सर, ये करेगा सेक्रेटरियल ऑडिटर। तो इसके लिए ऊपर आ जाओ, ध्यान सुन लो, यहां पर ना आईसीएसआई ने 1 अप्रैल 2021 से मैंडेटरी कर दिया भाई कि कोई ऑडिटर अगर ऑडिट एंगेजमेंट, जी हां, में एंगेज होने जा रहा है, तो भाई तुमको ना कंपनी सेक्रेटरी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स मतलब CSAS फर्स्ट को कंपाइल करना पड़ेगा। वो क्या बताता है, देखो ध्यान से, डिटेल टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ अपॉइंटमेंट, डिटेल टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ अपॉइंटमेंट टॉक्स अबाउट अंडर विच CSAS, ठीक है। जो कहता है स्कोप ऑफ ऑडिट क्या होगा, ध्यान से देखो, इसमें लिखे हुआ स्कोप ऑफ ऑडिट, सब समझाऊंगा, चिंता मत करना। स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, रिम्यूनरेशन कितना होगा, लिमिटेशंस क्या है, सब समझाऊंगा, ठीक है। अभी तो तुम एक बार देख लो, इस चैप्टर में सब पोस्टमार्टम करूंगा सबका। अच्छा सर, प्लस क्या इसका मेन पर्पस क्या है, CSAS का इसका मेन पर्पस क्या है, इसका स्कोप क्या है, कहता है इसी, इट डील्स विद रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, प्रोसेस ऑफ एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट विद द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। दो स्कोप, क्या कह रहा है बेसिकली, स्कोप का क्यों है, ये स्टैंडर्ड्स है बच्चा, याद रखना क्या है, CSAS के स्टैंडर्ड्स हैं। इस स्टैंडर्ड्स को ना ऑडिटर को फॉलो करना है वाली परफॉर्मिंग इज ड्यूटीज। जैसे ऑडिट कर रहा है तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा भाई उसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। वो कहां पर आईसीएस ने मेंशन किया हुआ है, CSAS 1 के अंदर। बात पकड़ में आ रहा है, सुन में आ रहा है, ऑलराइट। किसी को चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जरूर लीजिए भाई, क्योंकि आपके काम आने वाला है। तो पहले हमने क्या सीखा कि ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है, जो हमने सीखा क्या है, एंगेजमेंट क्या है, अरेंजमेंट वेयरइन ऑडिटर परफॉर्म्स एन ऑडिट, कैसे करेगा, किसका करेगा, ऑफ ट्रांजैक्शंस, क्या करेगा, परफॉर्म एन ऑडिट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ द ऑडिटी फॉर व्हिच ही हैज बीन एंगेज्ड, ठीक है सर। ये क्या होता है, एंगेजमेंट क्या है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट है बिटवीन, बोलो ना, जो कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट है बिटवीन ऑडिटर एंड ऑडिटी। ये कैसे किया जाता है, बाय वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। कैसे किया जाता है, बाय वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, ठीक है सर। इसके लिए अगर सेक्रेटरियल ऑडिट की जा रही है, सेक्रेटरियल ऑडिट मतलब नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का ऑडिट किया जा रहा है, तो इसके अंदर कौन सा लगेगा, पहले हम देखेंगे कंपनी सेक्रेटरी ऑडिट के स्टैंडर्ड। फर्स्ट जो टॉक अबाउट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करता है। ये स्कोप क्या बताता है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर प्लस प्रोसेस ऑफ एंट्री इनटू एन एग्रीमेंट विद अपॉइंटिंग अथॉरिटी, क्लियर एकदम। फिर अगर हम देखें टर्म्स ऑफ जिसके अंदर और साथ में क्या बात आएगा, स्कोप ऑफ ऑडिट, रिम्यूनरेशन एंड लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, याद रहेगा, याद हुआ सर। कब से सर ये कब से इफेक्टिव हुआ है, इसका डेट क्या है, 1 अप्रैल 2021। सर एग्जाम में आएगा क्या, अरे नहीं आएगा, लेकिन प्रोफेशन में तो आएगा भाई, इतना तो याद होना चाहिए। खैर अब अभी फॉलो ही करना है ना। चलिए, तो ये वाला बात जो था, ये सारा का सारा हमने निचोड़ के आपको यहां समझा दिया है, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया
तो आप यहाँ की बात समझ गए हैं, ठीक है। चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं भैया, बहुत कुछ सीखना है हमें तो। अब देखो यहाँ पर है ना, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं, बराबर सुनना। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। द ऑफर फॉर ऑडिट एंगेजमेंट मे बी इनिशिएटेड ईदर बाय द ऑडिटी और ऑडिटर। ऐसा हो सकता है या तो ऑडिटर या ऑडिटी। ये ऑफर याद रखना, ऑफर। सर ये समझ में नहीं आया, ऑडिटर ऑफर देगा कि भाई मुझे 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 करना है। समझना क्या होता है, टेंडरिंग प्रोसेस होता है। टेंडरिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जनरली अभी एक 2019 नहीं 2021, जी हाँ, इसका भी एक अभी अच्छा खासा एक इंटरनल ऑडिट थी, चंडीगढ़ की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसका रेफरेंस मैं अना के नहीं व्हाट्सएप पे डालूंगा, तुम चाहो तो पढ़ सकते हो, वहां मिल जाएगा स्टेटस पे, ठीक है। अलग से एक पीडीएफ भी दे दूंगा अगर डिटेल में पढ़ना चाहो तो। ऑलराइट, सुनो पहले फटाफट से क्या हो सकता है, देखो समझो। या तो मैनेजमेंट ऑफर करेगा किसी पर्टिकुलर ऑडिटर को या फर्म को, ऑफर करेगा भैया हमारा कंपनी का ऑडिट करो, ठीक है। ऑलराइट सर। या फिर ऐसा हो सकता है कि क्या कर सकता है, मैनेजमेंट एक टेंडर निकाल दे, टेंडर के थ्रू बिड इनवाइट करे। जैसे कई बार क्या होता है, उसकी कई सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर मान लीजिए कंपनी कई सारी ब्रांचेस हैं और वो अपनी ब्रांचेस का इंटरनल ऑडिट करवाना चाहता है किसी एक्सपर्ट से जो कि एक्सटर्नल ऑडिटर है, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटर है। इसके लिए वो क्या कर सकता है, टेंडरिंग कर देगा, क्योंकि भैया यहाँ पर अच्छा खासा बिड आ जाएगा और अच्छा खासा अमाउंट जाएगा, तो बेस्ट फाइंड आउट कर लेगा। उस टेंडर के अंदर ना एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टीज, सारी स्कोप ऑफ लिमिटेशन सब कुछ लिखा होगा और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी टेक्निकल बिड्स सबमिट करेंगे। ऑलराइट, तो एक सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, जब ऑडिटर फर्म्स उस बिड में पार्टिसिपेट कर रही हैं तो वो ऑफर कर रही हैं, ठीक है। फिर इसकी एक्सेप्टेंस कौन करेगी, कंपनी। दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है कि अगर ध्यान सुनना, अगर ऐसा भी हो सकता है ऑडिटी समझना, ऑडिटर को अप्रोच कर रहा है कि भैया हमारी कंपनी का ऑडिट कर दो। बात पकड़ में आ रहा है, दो बातें हो सकती हैं। ऑफर क्या सकता है, या तो इनिशिएट हो सकता है इधर बाय द ऑडिटी या फिर ऑडिटर, याद रहेगा, ठीक है सर। However, it is necessary that engagement are accepted by the auditor and auditor fulfill the various criteria as auditor prescribed in the various applicable laws. जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, statutory auditor fulfill the criteria of eligibility criteria in section 141 of Companies Act 2013. I think you all are familiar with the section 141 of Companies Act 2013. Recently we have already discussed in the governance chapter ना, governance के बुक में भी किए हैं। सो क्या कहना चाह रहा हूँ, ये तो रिक्वायरमेंट आ गया। ऑडिट एंगेजमेंट में एंटर होने से पहले ये जरूरी है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सेटिस्फाइड करते हो, जैसे लॉ में लिखा हुआ है, ठीक है। एक तो लॉ में लिखा है और फिर दूसरा हो सकता है कि मैनेजमेंट भी अब क्राइटेरिया मेंशन कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई स्पेसिफिक है ना एक्सपर्टाइज मांगी जा रही है कि फॉरेंसिक ऑडिट में एक्सपर्टाइज होनी चाहिए पर्टिकुलर फर्म या ऑडिटर। सो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कब अप्लाई हो सकता है, जब ये टेंडर प्रोसेस के थ्रू हो रहा हो, क्लियर एकदम। या फिर अगर आप वैसे भी नॉर्मली भी अपॉइंट हो रहे हैं तब भी क्राइटेरिया डिसाइड हो सकता है। सो दो बातें याद रखेंगे, एक क्राइटेरिया एंगेजमेंट का कौन बता सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैनेजमेंट बताएगा, एक जो ऑफ कोर्स लॉ में लिखा है, एप्लीकेबल लॉज में लिखा है, ठीक है सर। नाउ ऑडिटर may be appointed either as a result of one-to-one communication between the auditor and the management or through the tendering process followed by the management. टेंडरिंग प्रोसेस समझ में आ गया। जैसे भी मैंने कहा, कंपनी क्या कर रहा है, अपनी 10, 20, 50 जो भी उसकी ब्रांचेस हैं उसके लिए एक इंटरनल ऑडिट कंडक्ट कराना चाहता है, उसे टेंडर निकाल दिया, अब टेक्निकल बिड्स मांगेगा, उसमें क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारा बता दिया, देन अकॉर्डिंग टू बिड्स दे विल सेलेक्ट द पार्टीज। सो अब यहाँ पे क्या होगा, जो फर्म्स ऑडिटर्स अप्लाई करेंगे वो क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, और उनका ऑफर अगर एक्सेप्ट हो गया तो सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब देखो फटाफट आओ, देखो इंपॉर्टेंट चीज है। अब ऑडिटर को कहा जा रहा है, ऑडिटर अपनी बुद्धि खोलो और जब भी तुम्हारा 1-to-1 कम्युनिकेशन हो विद द मैनेजमेंट, वन मोर टाइम 1-to-1 कम्युनिकेशन विद द मैनेजमेंट, तो कुछ स्टेप्स जरूर फॉलो करना। 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 पे बात करता हूं, देखो ध्यान सुनना। इन केस ऑफ ऑडिटर्स टू बी अपॉइंटेड बाय मैनेजमेंट ऑन 1-to-1 बेसिस, फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन केयर बाय द ऑडिटर। क्या क्या बात रखनी चाहिए ऑडिटर को ध्यान में, देखो पहला कह रहा है सिलेक्शन और स्क्रीनिंग ऑफ द प्रोस्पेक्टिव ऑडिटी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रिस्क एंड असेसमेंट। कि भाई आप जिस ऑडिटी की ऑडिट एंगेज में एंटर होने वाले हैं, क्या करें, जिस ऑडिटी की ऑडिट एंगेजमेंट के साथ में एंटर होने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखें कि ये सारी अगर फैक्टर्स हैं तो थोड़ा बच के ही चलें या दूर ही रहें। क्या, जैसे कहता है, ध्यान सुनना, क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड एंगेजमेंट रिस्क, दैट इज हाईली लिवरेज क्लाइंट है। लिवरेज क्लाइंट समझ में आ रहा है ना, अरे भैया इसके ऊपर तो डेट बटन जब के बैठा हुआ है, ठीक है, या हैबिचुअली लिटिगेंट क्लाइंट्स है, सुधरता ही नहीं है,
किंगफिशर का आदत, किंगफिशर मतलब विषय मारने वाला आदत लगा हुआ है इसको, ठीक है। क्लाइंट, ठीक है, कंपनी जिसमें ज्यादातर केसेस क्या है, लिटिगेशन या इन द मीडिया फॉर रॉन्ग रीजंस, प्लेजिंग ऑफ द शेयर्स बाय द प्रमोटर ग्रुप। और अच्छा, ये रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं कर रहा, प्लेजिंग ऑफ कोर्स होता है, लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि प्लेज कर रहा है प्रमोटर, तो वो रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा नहीं कर रहा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। या प्राइवेट इक्विटी इन्वॉल्वमेंट्स कितना है, प्राइवेट इक्विटीज इन्वॉल्वमेंट्स है, तो ये भी ध्यान रखने वाली बातें हैं। ये सिलेक्टिंग एंड स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है, याद रखना आपको अपने क्लाइंट्स के साथ में पहले ऑफ कोर्स आपको अपने क्लाइंट के बारे में पता होना चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है सर। फिर परफॉर्मेंस इसके जैसे कैपेसिटी या रिसोर्सेज है, whether you are able to conduct the audit or not। पता लगा जो टेक्नोलॉजी और जो स्किल्स और जो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट्स है, मतलब जो जरूरत होगी ऑडिट एंगेज करते, ऑडिट परफॉर्म करते वक्त, क्या कह रहे हैं, ऑडिट परफॉर्म करते वक्त जब आपको जिस कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट्स, जितनी आपको टेक्निकल है ना, या फिर आपको एक्सपीरियंस है, स्किल्स है, एक्सपर्टाइज है, वो पर्टिकुलरली आपके पास है नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट रिस्क या रेपुटेशन रिस्क या कमर्शियल रिस्क। कमर्शियल समझ रहे हैं ना, किसी तरह का कोई ट्रांजेक्शन आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट ना करता हो, आपका इंटरेस्ट ना हो, जनरली इसे हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के टर्म से भी देखते हैं, ठीक है। सो जनरली आपको पहले ध्यान रखने, पहला स्टेप में क्या ध्यान रखेंगे, मेरे साथ बोलिएगा, क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड एंगेजमेंट रिस्क। क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड एंगेजमेंट रिस्क, जिसमें जनरली हम क्या देख रहे हैं, प्लेजिंग ऑफ शेयर्स बाय द प्रमोटर है, पीई मतलब प्राइवेट इक्विटी इन्वॉल्वमेंट्स है क्या, या हाईली लिवरेज्ड है, या फिर क्या हो सकता है सर, सर ये कहीं ना कहीं हैबिचुअली लिटिगेंट तो नहीं है। ये बात हम ध्यान रखेंगे इसके अंदर। क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड एंगेजमेंट रिस्क, कौन बोलेगा, देख के बोलो ना यार, क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड एंगेजमेंट रिस्क, क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड एंगेजमेंट रिस्क, ठीक है, एक बात ये ध्यान रखेंगे। फिर परफॉर्मेंस कैपेसिटी, जैसे हम परफॉर्मेंस रिस्क बोल रहे हैं, ठीक है, इट टॉक्स अबाउट कैपेसिटी एंड रिसोर्सेस, ये आपके पास होने चाहिए, ठीक है, किसके पास, ऑडिटर के लिए कह रहा हूं। फिर एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट रिस्क हो गया, इसके अलावा रेपुटेशन रिस्क है, कमर्शियल एस्पेक्ट्स हैं, याद रहेगा तनता, ठीक है। स्टेप 2 कहता है कम्युनिकेटिंग हिज विलिंगनेस टू टेक द ऑडिट एंगेजमेंट। अब ये सारे फैक्टर्स को ना पहले वो फर्स्ट स्टेप में कंसीडर करेगा, अगर उसको लगता है अप टू मार्क है, ठीक है, अप टू मार्क है, उसके बाद में वो क्या करेगा, अल्टीमेटली he will communicate his willingness, yes I'm ready to take this assignment, याद रखना। फिर आता है स्टेप 3 में, कहता है कंडक्टिंग प्री एंगेजमेंट मीटिंग विद द मैनेजमेंट। प्री एंगेजमेंट मीटिंग के अंदर क्या होता है वो भी समझाता हूं, देखो समझो। देखो क्या होता है, जनरली आपको ना क्लाइंट के बारे में पता होना चाहिए। अब वो आप डिटेल में कब जानेंगे, जब आपकी मीटिंग होगी किसी साथ में, मैनेजमेंट के साथ में। मैनेजमेंट आपको बताएगा कंपनी का बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, कंपनी का रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क किस तरह का, कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, ये सारी एस्पेक्ट्स ना आपको पता होनी चाहिए। अब वो कैसे पता लगेंगी, प्री एंगेजमेंट मीटिंग में। प्री एंगेजमेंट मीटिंग का मतलब क्या है, एंगेजमेंट लेटर साइन करने से पहले आप ये सारी बात क्लियरली डिस्कस करेंगे मेरे साथ में, क्या क्या है आओ देखते हैं एक बार। ओए देखो यहाँ पर किसी पॉइंट पर भी थोड़ा भी डाउट चल रहा हो ना, NR का व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं अच्छे से समझाऊंगा वहां पर भी, मतलब आंसर करूंगा। कोई टेक्निकल वर्ड दिक्कत कर रहा हूं, यहाँ क्यों जान लगा रहा हूँ, यहाँ समझाने के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है। आइए तो क्लियर है, स्टेप 1 में हमने देखा, स्टेप 2 अपनी विलिंगनेस शो कर रहा है, स्टेप 3 के अंदर प्री एंगेजमेंट मीटिंग विद द मैनेजमेंट। अब इसमें देखो क्या कर रहे हैं, ध्यान सुनना भाई, द मीटिंग में क्या होने वाला है, डिस्कशन अबाउट टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, डिस्कस अबाउट टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट का मतलब क्या है, इसके अलावा प्रायर ईयर ऑडिट रिजल्ट्स। भाई इससे पहले भी तो ऑडिट किया होगा किसी ने, अगर वो किया है किसी ने तो उसके बारे में वो जान के निकालेगा कि कैसा था, एडवर्स रिमार्क्स थे, ठीक है, या नहीं थे, ठीक है ना, मॉडिफाइड ओपिनियन था, अनमॉडिफाइड ओपिनियन था, ये सब क्लास में कर चुका हूं पहले वाले में ना। सो ये मॉडिफाइड ओपिनियंस के बारे में, ऑलराइट। सो प्रायर ईयर रिजल्ट क्या रहा है, फिर एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कंपनी में क्या प्रॉपर रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझना। क्या होता है ना, आप जब ऑडिट परफॉर्म करते हैं, ऑडिट परफॉर्म करते वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ जाती है कई बार, कि मान लीजिएगा कंपनी में एक रोबस्ट रिपोर्टिंग सिस्टम है ही नहीं। अब आप ऑडिट परफॉर्म कर रहे हैं, मान लीजिए ऑफ कोर्स आप सेक्रेटरी ऑडिट के पर्सपेक्टिव सोच के देखिएगा, आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की ऑडिट कर रहे हैं। अब आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं, समझिएगा, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अगर वो प्रॉपर्ली इंफॉर्मेशन हैं, जो ट्रांजैक्शंस हैं, रिपोर्टिंग्स हैं, वो प्रॉपर्ली अवेलेबल ही नहीं है, तो आप कैसे करोगे भाई प्रॉपर। सो इसलिए कह रहा है कि देखा जाएगा कि एप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए कंपनी के अंदर। अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एंड द एनवायरमेंट, जैसे मान लीजिएगा जो कोई ऐसी एंटिटी है जो किस तरह के बिजनेस में है, हाईली रिस्क बिजनेस में, जैसे
मान लीजिएगा स्टॉक ब्रोकर्स हैं, ठीक है, या हम बात करें लाइक प्राइवेट बैंक्स हैं, या बैंक्स हैं, प्राइवेट क्या बैंक्स हैं, ठीक है, बैंक्स दोनों में इंक्लूड कर रहा हूँ, बैंक्स हैं या एनबीएफसीज हैं, ठीक है। अब ये ऐसी हैं, ये सिक्योरिटीज मार्केट के इंटरमीडिएटरीज हैं। अब भाई ये कैसी हैं, ये इनमें रिस्क ज्यादा है, तो ध्यान रखने वाली बात है। तो आपको समझना होगा क्लाइंट का क्या है, क्लाइंट का कैसा बिजनेस और उसका एनवायरमेंट, इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, डिजाइन एंड ऑपरेशंस, ऑडिट प्रोसेस, periodicity of audit, determining the nature and conflict of interest. बात पकड़ मारा है, प्लस प्रायर ईयर ऑडिटिंग फाइंडिंग एंड कंक्लूजन्स। अलॉन्ग विद दिस कमर्शियल टर्म्स ऑफ द ऑडिट, कमर्शियल टर्म्स मतलब कितना पैसा, रिम्यूनरेशन क्या रहेगा, रिइंबर्समेंट ऑफ जो भी होगा खर्चा कैसे किया जाएगा। जो भी ऑडिटर अपना आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस कर रहा है भाई वो रिइंबर्स करवा सकता है, करवाएगा ही। ऑडिटर शेल डिस्क्लोज इन द प्री एंगेजमेंट मीटिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये जरूरी बात यहाँ रखनी है। ये बहुत सिंपल सी है भाई, आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो आप बताएंगे, ठीक है। याद देखिएगा इस सेशन पे भी क्लास हो चुकी है, लेकिन चिंता ना करो, इस वाला क्लास में भी हम बताएंगे भाई, वापस बताएंगे, ठीक है। बात पकड़ में आ रहा है। तो प्री एंगेजमेंट मीटिंग विद द मैनेजमेंट क्या क्या डिस्कस किया जाएगा। जनरली वैसे सोचो, देखो प्रायर ईयर का भैया ऑडिट रिजल्ट क्या है, कंक्लूजन क्या रहा, कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड यू नो व्हाट किस तरह का कंपनी का ऑपरेशन क्या है, कंपनी का रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क किस तरह का है, ठीक है। अच्छा ये सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, आपको एग्जांपल्स दिए, इसके अदर भी एस्पेक्ट्स डिस्कस की जा सकती हैं, ठीक है। एंड फाइनली साइनिंग द एंगेजमेंट लेटर विद द मैनेजमेंट। सो एक बार प्री मीटिंग हो गया, प्री मीटिंग में सारा डिस्कस कर लिया, देन अब साइन करेगा, सिंपल एकदम। अब अगर मान लीजिएगा यही होता है टेंडर के थ्रू होता है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या करना है, बिड कहता है प्री बिड मीटिंग विद द मैनेजमेंट, मतलब पहले क्या कर लेना है, क्योंकि बिड कर लिया उसके बाद में एक्सेप्टेंस हो गया, देन आप बात वहां नहीं है, पहले क्या कर रहा है, आपको प्री बिड मीटिंग कर लेना है, ठीक है। एंड अगेन वही सारी एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। एंड सबमिशन ऑफ द टेक्निकल बिड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टेंडर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द यू नो व्हाट ऑफ द मैनेजमेंट। जैसे मैंने कहा यहाँ मैनेजमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताएगा, ठीक है, क्या क्या स्किल्स, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, यू नो व्हाट नॉलेज क्या क्या रिक्वायर्ड है, कब तक के लिए अपॉइंट किया है, सारी एस्पेक्ट देखा। अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फिट हो रहा है तो जी बल्ले बल्ले हो जानी है आपकी। एंड साइनिंग द एंगेजमेंट लेटर विद द यू नो व्हाट मैनेजमेंट। एंड फाइनली सर्टिफिकेट बाय द ऑडिटर बिफोर एक्सेप्टिंग एन ऑडिट, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देना पड़ेगा। जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर, देखो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो दिए जाएंगे बाय द ऑडिटर। देखो ऑडिटर shall furnish a certificate to the appointing authority that number of audit are within the ceiling of ICSI, ये बताया जाएगा। प्लस कि भैया आई एम एलिजिबल, आई एम एबल टू कंडक्ट द ऑडिट्स, नो सब्सटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, या वर्ड यूज होगा नो सब्सटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहा है, सब्सटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, क्लास मैंने किया हुआ है, फिर कह रहा हूँ, ठीक है, पर यहाँ से नहीं बोल रहा, फिर टॉपिक जो आज का है बहुत आगे चला जाएगा। फिर भी किसी को नहीं पता है अलग से पूछना, ठीक है, व्हाट्सएप पे पूछना। इन पैरा 3 ऑफ CSO ठीक है एग्जिट्स, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू रेंडर द प्रोफेशनल सर्विसेज अंडर ICSI। ICSI ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, जैसे मान लीजिएगा कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कर दिया, ICSI ने बैठा दिया 6 महीने के लिए, बेटा 6 महीने के लिए बैठ जाओ चुपचाप, आप ऑडिट नहीं कर सकते हो ड्यू टू कमिट अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अब आपको ये बात की डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, सर ICSI ने मुझे रोका नहीं है, ठीक है, no restriction to render the professional services, या फिर not debarred to undertake such audit under any law or under disciplinary mechanism of ICSI। या कोई पर्टिकुलर ऑडिट जहां पर मान लीजिएगा कोई पर्टिकुलर ऑडिट लेने से रोका गया आपको, है ना, जैसे मान लीजिएगा आपसे कहा गया कि भैया आप सेक्रेटरी ऑडिट नहीं करेंगे, एक तो स्पेसिफिक हो गया कि आप अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज दे सकते हैं, एक है पर्टिकुलर वर्क के लिए आप ऑडिट के लिए मना किया गया है, ठीक है। सो ये 3-4 बातें आपको इंश्योर करनी पड़ेंगी। पहला, आपको अपना सर्टिफिकेट जो है नंबर ऑफ ऑडिट ऑफ कोर्स सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस सबमिट करना है अब, ठीक है। इसके अलावा आप बताएंगे कि भैया नंबर ऑफ ऑडिट्स जो हैं वो विद इन द लिमिट्स हैं। दूसरी बात, नो सब्सटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तीसरी बात, नो रिस्ट्रिक्शन टू रेंडर प्रोफेशनल सर्विसेज। एंड पांचवी, नॉट डिबार्ड टू अंडरटेक सच ऑडिट, नॉट डिबार्ड टू टेक सच ऑडिट। बोलो मेरे साथ में तीनों पॉइंट्स बोलो। पहला क्या है, नंबर ऑफ ऑडिट्स विद इन द लिमिट्स। दूसरा बोलो, no substantial conflict of interest, no substantial conflict of interest, and no restriction to render professional services, and not debarred to undertake such audit। याद रहेगा। चलिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। वैसे भी मैंने आपको बता दिया शॉर्ट में पहले ही, अगर ध्यान दिया होगा अपने ना, ये देखो यहाँ पर मैं तुमको पोस्टमार्टम करके बताया था पूरा। यही समझ में आया कॉन्सेप्ट, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी फट से समझ में आएगी। चलिए आइए देखते हैं, इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ऐसा नहीं कि समझा दिया तो चलो छोड़ दो उसको और आगे बढ़ा दो वीडियो को, रुक जाओ देख लो भाई। आओ
कहता है ऑडिटी अंडर स्टैट्यूट कुड बी ए कंपनी और एनी अदर फॉर्म ऑफ एंटिटी. अपॉइंटिंग अथॉरिटी विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द ऑडिटी. ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कंपनी होगा, और अगर फर्स्ट ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकता है. सब्सिक्वेंटली ऑफ कोर्स हम जानते हैं एजीएम में शेड्यूलर करता है. ऐसे ही अगर सेक्रेटरी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा. अगर एलएलपी में करना होता तो डेजिग्नेटेड पार्टनर या कोई पार्टनर जिसको ऑथराइज किया हुआ है. बात पकड़ में आ रहा है. या अदर कोई केस बॉडी कॉर्पोरेट अगर मान लीजिएगा मामला आ जाता कि भैया स्टॉक ब्रोकर या पोर्टफोलियो मैनेजर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स तुम्हारा भी ऑडिट होगा, सेक्रेटरी से भी कहता है, तो फिर यहां देखते कौन जिस पर्सन को क्या दिया था, सुपरविजन एंड कंट्रोल की पावर दी गई होती जिस पर्सन को, वो पर्सन फिर अपॉइंट करता. आओ सीख लेते हैं. अपॉइंटिंग अथॉरिटी विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ ऑडिटी. इन केस ऑफ ऑडिट कंपनी द अपॉइंटिंग अथॉरिटी वुड बी अ बोर्ड एंड मेंबर ऑफ द कंपनी एज द केस मे बी. एंड इन अदर केसेस द पर्सन हु हैव बीन entrusted with the responsibility of governance and the compliance of the auditee. बोलो ना, the person who is entrusted with the governance and compliance of the auditee. Further, the appointing authority may also include the court, tribunal, regulator or officer of. जी हाँ, आपने देखा होगा कई बार कोर्ट ऑर्डर से भी करवाई जाती है. ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर सकता है, पर्टिकुलर रेगुलेटर ऑर्डर दे सकता है अगर वो लॉ में नॉट परमिटेड है तो, या पर्टिकुलरली कोई ऑफिसर भी कर सकता है. अब हमको क्या क्या देखो, हम ब्रॉडली सोच के देखना है. कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकता है सर, ठीक है, एक मेंबर को भी बोला गया कर सकता है. और सर अगर एलएलपी होता है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर है, पार्टनर लोग ऑथराइज किया हुआ है. अगर कोई और एंटिटी है, ऑलराइट, बॉडी कॉर्पोरेट से मान लीजिएगा सपोज, सो इन दैट केस जो उस पर्सन को गवर्नेंस कंप्लायंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो अपॉइंट कर सकता है. और सर यहाँ ट्रिब्यूनल कर सकता है, कोर्ट कर सकता है, रेगुलेटर्स भी कर सकते हैं इन सर्टेन केसेस, एंड ऑफिसर्स भी कर सकते हैं. ठीक है सर. फिर आता है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, जब भी डिस्कस हमने कर लिया है, ठीक है. ऑडिटिंग अपॉइंटिंग अथॉरिटी मींस पर्सन हैविंग अथॉरिटी टू अपॉइंट ऑडिटर. ऑडिटिंग मींस अ पर्सन सब्जेक्ट टू ऑडिट, जिसकी ऑडिट की जाने हुए हैं. अब जैसे अंडर द प्रोविजन ऑफ 139 ऑफ कंपनीज एक्ट especially provide that the first statutory auditor will be appointed by the board of director when 30 days to sign incorporation of company, and subsequent auditor shall be appointed by the recommendation of the board of the or audit committee of the company by its member at a general meeting. ये हम जानते हैं, सिंपल सी बात है. अब देखो ये थोड़ी सी बात और इंपॉर्टेंट नोट कर लेना. जैसे conduct audit of the function of activities of company in case of a secretarial audit under section 204 of the of course company section 13, clause 24 of SEBI LODR. Internal audit under section 138 of company section 13. Appointing authority would be a board of directors. सर ऐसा याद रखना जरूरी है. अरे भाई क्वेश्चन घूम घूम के आएगा तो ध्यान तो रखना पड़ेगा ना. It may be noted that the internal auditor may or may not be employee of the company. ये तो बच्चों को रटा हुआ होगा. It is not necessary that internal auditor जरूरी नहीं है कंपनी का एम्प्लॉय हो. एम्प्लॉय भी हो सकता है और जरूरी नहीं है एम्प्लॉय हो. किसी आप एक्सपर्ट को भी ले सकते हैं. ऑलराइट, चलिए. In case where the tribunal official liquidator by the exercising his power appointed the auditor, tribunal official liquidator is considered to the appointing authority. क्योंकि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है भाई, समझो ना, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो क्या कर रही है, ऑन द बिहाफ ऑफ ऑडिटी एग्जीक्यूट करेगी ऑडिट एंगेजमेंट लेटर विद द ऑडिटर. ये याद रखिएगा. इन केस लॉ स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटिंग अथॉरिटी and appointing authority may authorize such person to sign the audit engagement letter. However, in instances where the law has not provided, the person who signs the engagement letter is official capacity can be considered of appointing authority. याद रखिएगा. समझिए कैसे, जैसे मान लीजिएगा एग्ज्यूम करने के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि NCLT ने कहा ऑफिशियल, एक बार मानते हैं रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, और होता भी यही है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को कहा कि भाई ऑडिटर अपॉइंट करो. क्या करो, ऑडिटर अपॉइंट करो. अब ये मान लीजिएगा जैसे हमने देखा कि पावर किसके पास में, एनसीएलटी के पास पावर है कि वो कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है. बट ये किसने, एनसीएलटी ने किसको ऑर्डर किया कि रेजोल्यूशन आरपी तुम अपॉइंट करोगे, तो ये पावर अगर डेलीगेट की गई है टू आरपी, देन आरपी क्या करेगा, ऑडिट अपॉइंट करेगा और एग्जीक्यूट करेगा ऑडिट एंगेजमेंट लेटर. कैसे, बाय साइनिंग इट. क्या करेगा, बाय साइनिंग इट. इन दैट केस आरपी क्या बन जाएगा आपका, अपॉइंटिंग अथॉरिटी. जैसे देखो यहाँ पे दे रखा है, इन केस ऑडिट इज अंडर द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, अपॉइंटिंग अथॉरिटी शैल बी द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. याद रहेगी. अभी ये याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है. ऑलराइट सर.
In case of audit of deposit participants, appointing authority depends upon the type of audit. There is an example, deposit participants is a company, then appointing authority will be board. LLP है तो there is a partner, or partner may be authorized by the audit appointment of auditor. Similarly, in case of an internal audit of a stock broker है, internal audit of investment advisor, internal audit of portfolio manager, credit rating agencies, internal audit of research analysts, appointing authority would depend upon the type of auditing. अब ये लिस्ट जो दे रखी है, इच्छा करे तो पढ़ना, वैसे आई होप समझ में आ गया को यहाँ तक, फिर भी एक बार देख लेना, ठीक है। चलिए, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, आइए डिस्कस करते हैं। ये भी जरूरी है भाई, बड़े जरूरी है, इंपॉर्टेंट मार्क करो, सब इंपॉर्टेंट मार्क करवा रखी है आपने, पूरी बुक इंपॉर्टेंट मार्क करवा रखी है। अरे अरे जो जो इंपॉर्टेंट है वही करवा रहे हैं, आओ ठीक है, चलो आओ। द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ एवरी ऑडिट इज डिपेंड ऑन द फोर कॉर्नर ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन विच ऑल्सो इंक्लूड द स्कोप ऑफ ऑडिट एज एग्रीड बाय द एंड बिटवीन द ऑडिटी एंड ऑडिटर ऑफ द कंपनी। हाईलाइट करके लिख देना साइड में कमेंट या डिस्कस। ये क्वेश्चन है भाई, छुपा हुआ, ध्यान रखना, 4 मार्क्स के लिए छुपा हुआ क्वेश्चन है। अब देखो क्या क्या बातें हमें याद रखिएगा, टर्म्स एंड कंडीशन हमारे ऑडिट एंगेजमेंट में ध्यान रखनी होंगी। Now, requires a specific attention of auditor and auditee on the following points. ये बातों पर भाई मिलकर वो ध्यान रखेंगे, क्या क्या, जैसे ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ ऑडिट। अब ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है भाई, सेक्रेटरियल ऑडिटर अगर ऑडिट कर रहा है, सेक्रेटरियल ऑडिटर अगर ऑडिट कर रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि वो चेक करे कि जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो एज पर द लॉ होने चाहिए, प्रॉपर कंप्लायंसेस फाइंड आउट करे, रूल्स रेगुलेशंस की वायलेशन नहीं हो, जो उसका सेक्टर रेगुलेटर उसकी गाइडलाइंस को फॉलो किया हो। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि कंपनी प्रॉपर गवर्नेंस एंड कंप्लायंसेस को फॉलो कर रहा हो, यही तो ऑब्जेक्टिव है, इंश्योर करना। थ्रू सेक्रेटरियल ऑडिट ये कंफर्म करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन जो डिसाइड की गई होंगी ऑडिटर की, जैसे भैया अब जैसे जनरली हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे ना, तो हम ये देखेंगे कि भाई जो जो एंगेजमेंट लेटर में डिसाइड की गई है और इसके अलावा जो लॉ में प्रिस्क्राइब की गई है, लॉ में जो लिखा हुआ, जैसे अभी हम यहाँ कह रहे हैं कंपनी सेक्रेटरी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स 1, तो यहाँ भी जो लिखा गया उसको फॉलो करेगा वो। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑडिटिंग, ऑडिट रिस्क। अब ऑडिट रिस्क जैसे आपने जनरली सुना भी होगा, जैसे ऑडिट रिस्क कैसे हो सकता है, डिडक्शन रिस्क हो सकता है, इनहेरेंट रिस्क हो सकता है, कंट्रोल रिस्क हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा पुअर कम्युनिकेशन है विद द मैनेजमेंट, या रिपोर्टिंग प्रॉपर नहीं है, या जो यू नो व्हाट आप जो पर्टिकुलरली जो आपको समझिएगा ऑडिटर को कहा गया कि आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ही ऑडिट आपको अपना रिपोर्ट सबमिट करना है, अब बहुत कम ड्यूरेशन के अंदर, तो क्या होगा, ऑडिटर का स्टाफ भी बड़ा जल्दी काम कर रहा है, तो कई बार वो नॉन कंप्लायंस को ध्यान से फॉलो नहीं कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है। तो पूरा प्रॉपरली बात को ध्यान रखा जाए कि ऑडिट रिस्क क्या हो सकता है। वैसे मैंने सिर्फ अभी बोला इतना सा, ऑडिट रिस्क में बहुत सारे एस्पेक्ट्स आती हैं, जैसे मैंने अभी कहा इनहेरेंट रिस्क हो सकता है, कंट्रोल रिस्क हो सकता है, ठीक है, डिडक्शन रिस्क हो सकता है। ऑलराइट, ऑडिट लिमिटेशंस। अब लिमिटेशन का भी बनाना सब्जेक्ट मीनिंग, देखो एक क्या होता है, ऑडिट जो है, ऑडिट का मतलब है फाइंडिंग्स ना, फाइंडिंग्स टू असरटेन द एक्चुअल पर्पस ऑफ ऑडिट। क्या है फाइंडिंग्स, किस चीज की फाइंडिंग्स है, जैसे ऑडिटर जो है, सेक्रेटरी ऑडिटर क्या फाइंडिंग करेगा कि भाई कोई नॉन कंप्लायंस नहीं हो, ठीक है, बात पकड़ में आ रहा है। अब समझो जब बोल रहे लिमिटेशंस, लिमिटेशन का मतलब ये है कि जब मैं इंश्योर करना चाहता हूं कि कोई नॉन कंप्लायंस नहीं है, तो नॉन कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए मुझे एविडेंसेस चाहिए। किस चीज के एविडेंस, ट्रांजैक्शंस के एविडेंस नहीं है, जो भी ट्रांजैक्शन आपने की है उसके एविडेंस नहीं है। और जो एविडेंस होता है जनरली ऑडिट करते वक्त आप हमेशा देखना ध्यान से, वो एविडेंसेस कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होते हैं, वो परसुएसिव एविडेंस होते हैं। परसुएसिव एविडेंस का मतलब जो डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के पास अवेलेबल है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट भैया मैं उसी को कर रहा हूं, उसी से मैं इंश्योर कर रहा हूं कि यहाँ कंप्लायंसेस हैं या नॉन कंप्लायंसेस हैं। तो लिमिटेशन का मतलब क्या होगा कि अगर मुझे कोई पर्टिकुलरली कोई मुझे डॉक्यूमेंट्स जो कि परसुएसिव इन नेचर है और मुझे वो अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, तो मैं कैसे भाई अपना ओपिनियन ड्रॉ कर पाऊंगा, बात पकड़ में आ रहा है। तो हम कह रहे हैं कहीं ना कहीं लिमिटेशंस भी देखेंगे हम। एंड ऑडिट प्लान, ऑडिट प्लान आप समझ रहे हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑडिट प्लान है कहीं ना कहीं, क्योंकि सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप अपना प्रोसेस कैसे इनिशिएट करेंगे। खैर इस बारे में घबराएं नहीं, इन सबके बारे में मैं वैसे भी अलग अलग डिटेल में क्लासेस में बात करूंगा अलग से, आपसे चिंता ना कीजिएगा, और कुछ जगह तो मैं कर चुका हूं, लेकिन डिटेल में जाएंगे। लेकिन अभी जस्ट अ व्यू पर्पस, फॉर द पर्पस ऑफ यू नो जस्ट टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशंस
परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट कि दोनों ऑडिटर और ऑडिटी को इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या? ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ ऑडिट, बोलो मेरे साथ में, याद करना है भाई। ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ ऑडिट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? ऑडिटर का भी और मैनेजमेंट का भी, ठीक है, एंड ऑडिटी का भी इंक्लूडिंग दैट। फिर ऑडिट रिस्क क्या है? ऑडिट प्लान, ऑडिट लिमिटेशंस, ऑडिट रिस्क, ऑडिट प्लान, ऑडिट लिमिटेशंस। Now, it is essential. This is essential that the auditor as well as the auditee should agree upon the terms and audit engagement and documented the same in the audit engagement letter. Suitable form of written agreement. ताकि कोई झगड़ा वगड़ा हो जाए, देखो कह रहा है refer to any conflict arising during the course of audit. इसलिए कहता है जी it is advisable, not advisable, it is mandatory यार। CSAS को mandatory करता है क्या कि आप ऑडिट एंगेजमेंट लेटर जो है वो एग्जीक्यूट करें और प्रॉपर्ली एग्रीमेंट इन राइटिंग एग्जीक्यूट किया जाए, ताकि फ्यूचर में अगर किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो तो एज अ रेफरेंस इसको इस्तेमाल किया सके। In case of instance where due to changes in the governing laws, the amended law should be considered in the performance of audit. However, any request in change of the terms of audit engagement should be considered by the auditor on its merits and shall be properly documented by the auditor. ध्यान से सुनना क्या होगा। मान लीजिएगा आप जब ऑडिट परफॉर्म कर रहे हैं ना, आप मान लीजिएगा आप सेक्रेटरियल ऑडिट परफॉर्म कर रहे हैं। कौन सी कर रहे हैं? सेक्रेटरियल ऑडिट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, सेक्रेटरियल ऑडिट परफॉर्म कर रहे हैं। और सेक्रेटरियल ऑडिट परफॉर्म करते वक्त एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का आया ड्यूरिंग दैट पीरियड कि भैया कंपनीज को विद इन 30 डेज इस नए गवर्निंग लॉ के साथ कंप्लायंसेस करनी है। अब आपके ऑडिट एंगेजमेंट में वो पर्टिकुलरली कवर नहीं था, ठीक है, तो मैनेजमेंट आपको भैया रिक्वेस्ट करेगा कि सर आप अपने ऑडिट एंगेजमेंट में ये चेंजेस कर लें और इन चेंजेस के अकॉर्डिंग आप हमारी ऑडिट परफॉर्म करें, हमारी ऑडिट परफॉर्म करें। बोला ठीक है जी, लेकिन अब देखो अगर वो रिक्वायर कैसे अंडर द लॉ, यहां पे इसलिए लैंग्वेज में कह दिया एनी रिक्वेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी जस्ट अ मिनट, यस देखो यहां से एडिट कर रहा हूं वापस। Any request in the change of terms of the audit engagement should be considered by the auditor on its merits, ये देखा जाएगा, and shall be properly documented by the auditor, और फिर इसको अलग से डॉक्यूमेंट भी किया जाएगा, मतलब उसे मेंशन करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर बात को नोट डाल के जी। ऑलराइट, या इटैलिक में भी लिख सकते हैं, बोल्ड साइज में भी लिख सकते हैं। चलिए अब खर्चा लिए आते हैं भाई, ऑडिट एक्सपेंस एंड फीस। ऑडिट एक फीस ये भी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बच्चों को नहीं पता होती, वो जरूर बताऊंगा यहाँ पे, ध्यान सुनना। पहले तो बात कर लेते हैं ऑडिट फीस का, ठीक है। देखो ऑडिट फीस के लिए कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पर हैं जो कंसीडर किए जाते हैं, जैसे कौन कौन से फैक्टर हैं? साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपको बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अब साइज कैसे पता लगेगा कि सर इंची टेप लेके जाएंगे नाप के देखेंगे कितनी बड़ी है? ऑफ कोर्स नॉट, कैसे देखेंगे? इन टर्म्स ऑफ उसकी नेट एसेट्स के फॉर्म में देखेंगे, उसकी नेट वर्थ कितनी है, ठीक है, उसकी ब्रांचेस कितनी है, आपको किस तरह का ऐसा वर्क मिला हुआ है, दीज आर द फैक्टर्स। सो साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देन नेचर ऑफ बिजनेस, कॉम्प्लिकेटेड है वो कंसिडर किया जाएगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी अडॉप्टेड, स्कोप ऑफ ऑडिट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिट। So these are some of the factors which help to determine your fee. क्या कह रहे हैं? पहले एक बार देखो, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ द बिजनेस, कॉम्प्लिकेटेड होगा तो नहीं फीस लगेगा रे, ठीक है। जैसे जनरली है ना, लाइक यू नो, अगर हम बात करें जैसे स्टॉक ब्रोकर है, जैसे न्यूमेरियस ट्रांजैक्शन, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस हैं, तो वहां पर ऑफ कोर्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। लाइक इंटरमीडिएट केसेस में बता रहे हैं ना, चार इंटरमीडिएट केसेस में होता है। एनीवेज, सो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किस तरह का है, टेक्नोलॉजी किस तरह की कंपनी ने अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है, आपके लिए इतना अच्छा होगा। देखो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग है उसका, तो आपके लिए ना ऑडिट करना इजी हो जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट्स टाइमली इजीली अवेलेबल होगा, ठीक है। स्कोप ऑफ ऑडिट, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिट, ये फैक्टर्स एक बार वापस बोल लो यार, एक बार याद करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं? साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ द बिजनेस, प्लस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी अडॉप्टेड, प्लस स्कोप ऑफ ऑडिट, एंड लास्ट वन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिट। एक बार और बस लो, एक बार हो जाए, बस एक बार हो जाए, एक बार। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लस नेचर ऑफ द बिजनेस, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी अडॉप्टेड, आईटी खास तौर से बात कर रहे हैं, फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, एंड फाइनली फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिट। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखो। However, audit service should not be offered or rendered under an arrangement whereby no fees will be charged unless specific findings or results are obtained. ऑडिट एंगेजमेंट की देखो करते हो, फीस इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं होगी कि मैनेजमेंट कहेगा अगर किसी तरह की फाइंडिंग्स हुई कि अगर कोई आप नॉन कंप्लायंस ढूंढ पाए,
ठीक है, तभी आपको हम फीस देंगे, ऐसा कोई कंडीशन नहीं लगेगा। या वेयर द फीस इज अदरवाइज कंटीजेंट अपॉन द फाइंडिंग्स और रिजल्ट्स ऑफ द सर्विस, ठीक है। या फी शुड नॉट बी रिगार्डेड एज बीइंग कंटीजेंट इफ फिक्स्ड बाय द कोर्ट और अदर पब्लिक अथॉरिटी। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, अगर किसी पर्टिकुलर पब्लिक अथॉरिटी ने या कोर्ट ने फिक्स कर रखी है तो फिर वही ट्रीट की जाएगी। Also, charge or accept a fee for professional work on a percentage basis is not advisable, except where that course is authorized by the statute or has been approved by the members body as generally accepted practice for the certain work. अब ऐसा नहीं है, देखो यूजुअली कई बार देखते हैं ना, कई बार कुछ लॉयर ऐसी प्रैक्टिस करते हैं कि क्लेम के अमाउंट के अकॉर्डिंग ही उनका फीस सेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि आप ना अपनी फीस परसेंटेज बेसिस पे रखेंगे। बात पकड़ना, यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है ना, परसेंटेज बेसिस इज नॉट परसेंटेज, मतलब जितना आप वर्क परफॉर्म कर रहे हैं उसका परसेंटेज। जैसे आपने कहा कि भैया मैंने 10 करोड़ का बिजनेस किया है, उसका 10% मेरा फीस बनेगा। सो ऐसा नहीं है, एडवाइजेबल नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिएगा लॉ परमिट कर रहा है या वो जो बॉडी है, जी हाँ, जो ऑडिटी है, उनके ही वो क्वांटिटी प्रैक्टिस है, वो इसी तरह से अपनी किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए इसी तरह से फी पे करते आएंगे, मतलब परसेंटेज बेसिस पे, तो फिर एक अलग बात हो गया। Now, auditor should not accept any very low fee as a result of competing for business, कि भैया मेरे पास ज्यादा क्लाइंट जाएगा, मैं कम से कम फीस लूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? Also not to enter into a price competition or deplore the profession। अब deplore समझते हैं, डिफेम करना। अब भैया प्रोफेशन को डिफेम करेगा, एक तरह से कहा जाए ना कि मतलब डिफेम, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिफेम profession. It could impair the auditor's independence and deteriorate the quality of auditing services. However, charging a lower fee than the previously being charged by the another auditor is for similar work is not restricted in the law। ये भी important है कि पुराने वाले एक ऑडिटर ने मान लीजिएगा से पहले उन्होंने मान लीजिएगा फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपीज चार्ज किए थे और अभी आप उसमें 4 लाख कर रहे हैं, तो ये परमिटेड। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन घुमा घुमा कर केस लो में आ जाए तो क्या दिक्कत है, ध्यान रखिएगा बस। Now, in case of statutory auditor, section 142 of Companies Act 13, हम जानते हैं कि कौन डिसाइड करता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर की फीस, रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करता है, फिक्स बाय द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। एंड ऑल्सो ऑडिटर कैन क्लेम द एक्सपेंसेस इनकर्ड, ऑफ कोर्स जो भी उसके एक्सपेंसेस इनकर्ड होंगे आउट ऑफ द पॉकेट, वो ऑफ कोर्स वो पे ऑफ करेगा। कौन? कंपनी उसको पे ऑफ करेगा, वो थोड़ा करेगा। एंड सेक्रेटरी ऑडिटर, अगर इंटरनल ऑडिटर की बात करें तो उसकी फीस कौन डिसाइड करेगा? ऑडिट कमेटी या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर ऑडिट कमेटी, याद रहेगा। चलिए अब आगे देखते हैं, आइए अब देखिएगा, ये कुछ बॉक्सेज यहां सिर्फ रीड करने हैं आपको। एक तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि ये बीच में अचानक से फीस एंड एक्सपेंस में इन्होंने डाला क्यों है, ठीक है। बट ये कुछ अगर देखा जाए तो उसकी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज के पार्ट बन जाते हैं। जैसे मान लीजिएगा कोई क्लाइंट है, सेम क्लाइंट है, समझना, मान लीजिएगा कंपनी ए और कंपनी बी कंपनी सी को एक्वायर कर रही है, ठीक है। और एक प्रोफेशनल है जो कि अपनी ऑडिट कंपनी ए और कंपनी बी के लिए भी कर रहा है। समझो यार, एक बार समझो, कंपनी ए और कंपनी बी, समझो कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, एज्यूम कर रहे हैं एक बार के लिए ना, और ये दोनों ही एक्वायर करना चाहती हैं किसको? कंपनी सी को। मिस्टर एक्स जो अपनी ऑडिट सर्विस इसको भी दे रहे हैं और इसको भी दे रहे हैं। अब ये जनरली कह रहे हैं जब ये अपनी ऐसी एडवाइजरी, समझना, ट्रांजैक्शन एडवाइस सर्विसेज दे रहे होंगे। ट्रांजैक्शन एडवाइस सर्विसेज क्या होती हैं? लाइक मर्जर है, अमलगमेशन है, ठीक है, या एक्विजिशन है। इसके लिए क्या करते हैं? ड्यू डिलीजेंस। और ड्यू डिलीजेंस के लिए क्या करते हैं? आप जनरली किसी प्रोफेशनल को हायर करते हैं और पता लगा कि ए भी एक्वायर करना चाहती है और बी भी एक्वायर करना चाहती है सी को, और दोनों के लिए जो मिस्टर एक्स हैं ये ऑडिटर हैं, ठीक है, मान लीजिएगा सेक्रेटरी ऑडिटर हैं ये। अरे हट जा भाई, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हैं और ये ऑडिट कर रहे हैं, सॉरी ऑफ कोर्स ये बेसिकली सर्विसेज दे रहे हैं, अपनी ड्यू डिलिजेंस सर्विसेज दे रहे हैं ए लिमिटेड को भी और बी लिमिटेड को भी। अब ये जनरली प्रैक्टिस है कि भाई वो इस तरह की इंफॉर्मेशन दोनों में डिस्क्लोज ना करें। या ऐसा हो सकता है कि कंपनी ए जो है वो भी लिटिगेशन में और कंपनी बी लिटिगेशन में, दोनों आपस में सामने भिड़ी हुई हैं, ए और बी दोनों आपस में लिटिगेशन कर रही हैं, मतलब दोनों में झगड़ा चल रहा है, और इनके ऑडिट करने वाले मिस्टर एक्स हैं जो कि ऑडिटर हैं। सो ये जनरली बताया गया कि भैया इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज ना करें, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन से एक दूसरे की शेयर ना करें, अपने एम्प्लॉय स्टाफ पे कंट्रोल रखें कि वो इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज ना करें, सारी एस्पेक्ट दे रखी हैं। सो आई सिंपली सजेस्ट आप यहाँ से रीड कर लें, नहीं करते हैं कोई बात नहीं, अभी तो बहुत कुछ सिखाना है भाई, ये तो सब कवर करने वाला हूँ, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ फ्लो जो हमारा बना हुआ है वो कंटिन्यू उसी में चला है। अभी आओ, लेट्स अंडरस्टैंड द प्री कंडीशन ऑफ एक्सेप्टिंग और कंटिन्यूइंग एनी प्रोफेशनल एंगेजमेंट। Prior to acceptance of audit engagement, auditor
in order to establish whether the preconditions for accepting professional assignment are present. मतलब ये कंडीशंस, मतलब ये सारी बातें होनी चाहिए, जैसे whether the reporting framework, किसके अंदर, कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का framework as required in the preparation or performance of audit, review of the secretarial or non-financial statement is acceptable. So whether the reporting framework is required in the preparation, performance of audit, review of the non-financial secretarial statements is acceptable. तो यहाँ पे प्रॉपर्ली कंपनी में क्या होना चाहिए, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए, ये प्री कंडीशन है वो देखेगा. वेदर द मैनेजमेंट इज इन एग्रीमेंट टू एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैनेजमेंट को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि भाई उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपको याद होगा जब मैंने कहा था फैक्टर्स, जो अभी हमने बात की थी ऊपर, हाँ देखो, ये देखो टर्म्स एंड कंडीशंस, इसके हम कहती फैक्टर्स जो कि हमको ध्यान रखने होंगे ऑडिट एंगेजमेंट टाइम पे. तो क्या था, मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो प्री कंडीशन में इस बात का ध्यान रखना है, और लगभग कहूँ ना वही घूम फिर के वही बात आनी है, ठीक है, ध्यान सुनना. लेकिन कि whether the management is in an agreement to agree मतलब तैयार है जी, acknowledge and understand the responsibility relating to preparation of the secretarial non-financial statements according to the applicable reporting framework, including their fair representation, development of the internal control system procedure to be enable the preparation of secretarial non-financial statements and free from the material misstatements. ये हम भैया यही तो मान चलेगा वो. And providing access to all information of which the management is aware and that is relevant to the preparation, audit, review, etc. secretarial non-financial statements, such as records, documentation and other matters. अब ध्यान सुनना पहले एक बार, पहले अब तुमको पॉइंट्स रटवा दें, बुद्धि में बिठवा दें एक बार अच्छे से. क्या करें, प्री एक्सेप्टेंस कंडीशंस, कि भैया ये सेक्रेटरियल ऑडिटर भाई क्या बुद्धि में लाएगा, पहले देखेगा क्या कि रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कंपनी का कैसा है, क्योंकि वो जब भी कहेंगे रिगार्ड टू प्रिपरेशन या परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट या रिव्यू ऑफ द सेक्रेटरियल नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि एक्सेप्टेबल है नहीं है, गड़बड़ है तो भैया फिर नहीं जी हम नहीं करना चाहेंगे, ठीक है. प्लस मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से समझे, किस सम में कि प्रिपरेशन ऑफ सेक्रेटरियल एंड नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे होंगे अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है. And development of internal control system and procedure to enable the preparation of what secretarial या बात करेंगे secretarial non-financial statements, या फिर providing what access to all information which management is aware. कि देखो मैनेजमेंट जानता है और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा तो याद रखना इसी इट अमाउंट्स टू लिमिटेशन ऑफ ऑडिट. दिक्कत क्या होता है ना, आप ऑडिट एंगेजमेंट में एंगेज हो गए, ठीक है, आप ऑडिट परफॉर्म कर रहे हो, बट मैनेजमेंट इफ योर मैनेजमेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग यू रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्रेटरियल और नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हाउ इट इज पॉसिबल टू कंडक्ट अ राइट ऑडिट. तो दिक्कत आएगा. Additional information that the auditor may request from the management for relevant purpose and unrestricted access to the persons within the company from whom the auditor determines it's necessary to obtain the audit evidences. भैया restricted नहीं होने से. अब ये बातें क्या, ये प्री कंडीशंस हैं, ध्यान सुनना, बहुत सिंपल सा बात है, ठीक है. प्री कंडीशन समझ में आया कि भैया मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन आपसे ले सकता हूं मैनेजमेंट से, और मैं जो रिलेवेंट पर्सन है उसे असेस कर सकता हूं इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट एविडेंसेस. जब मैं लूंगा तो मैं आपको उसको अप्रोच कर सकता हूं. जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर कंपनी के सेक्रेटरी डिपार्टमेंट को मैं अप्रोच करना चाहता हूँ, अफकोर्स आप कर सकते हैं. मैं सर कंपनी के मान लीजिएगा लीगल डिपार्टमेंट को स्पेसिफिकली अप्रोच करना चाहता हूँ, अगर दोनों अलग अलग बने हुए हैं तो डिपार्टमेंट अलग अलग. यूजली छोटी कंपनीज में एक ही जगह बनता है, लीगल डिपार्टमेंट में आ जाता है सब, ठीक है. ऑलराइट सर, देखो आगे. Limitation on scope of prior to engagement acceptance. Limitation, ध्यान रखिएगा, prior to acceptance. If management or appointing authority impose a limitation on the scope of audit work in the terms of a proposed audit engagement, such that auditor believes the limitation will result in the auditor claiming an opinion on secretarial audit records or non-financial statement, auditor shall not accept such a limited engagement as an audit engagement unless required by the law or regulation to do so. अब ध्यान सुनना, जैसे इसका मीनिंग समझ देना. जैसे मान लीजिएगा एक कंपनी है ए लिमिटेड, इसके खिलाफ अंडर फेमा इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ठीक है. और इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर इसका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसने कोर्ट से जाके परमिशन ले लिया कि भैया इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इस पर्टिकुलर ए लिमिटेड के डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स हैं, ध्यान सुनते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स हैं, उन्हें सीज किया जाए, ठीक है, सीज किया जाए. अब ये होगा सीज, ठीक है. अब भैया सीज दें और इसकी जो कॉपीज हैं आप जानते होंगे, इसकी कॉपीज जो है ऑथराइज कॉपी जो की, ठीक है, वो दे दी जाएगी कंपनी को. अब ए लिमिटेड के पास तो यहाँ पर कॉपी है रिकॉर्ड में, और जब यहाँ पर ऑडिटर अपनी परफॉर्म कर रहा है ऑडिट,
तो भैया उसको तो उस कॉपी के ऊपर भरोसा करना पड़ा। दिस अमाउंट्स टू व्हाट, लिमिटेशंस। तो अगर लॉ अलाउड कर रहा है तो भाई वो कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। लॉ में लिखा है, ठीक है, सर्टिफाइड कॉपी अमाउंट्स टू इक्वल टू ओरिजिनल। सो ऐसे में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लॉ परमिट नहीं कर रहा है और अगर लिमिटेशन इंपोज की जा रही है, मैनेजमेंट को डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा है आपको स्पेसिफिकली, तो या तो आप वहां पे ड्रॉ कर दें, या कोई लिमिटेशन है जिससे आप कोई पर्टिकुलरली कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप भैया उसको मेंशन करें या फिर एक्सेप्ट ना करें, ठीक है। Alright, sir. Other factors affecting the engagement acceptance. If precondition of an audit or professional assignments are not present, जैसे हमने कहा भी ये बातें अगर नहीं हैं, ठीक है, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नहीं है, एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते, रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है टू असेस द कंसर्न डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, तो ऐसे केसेस में क्या आएगा? The auditor should discuss the matter with the management unless required by the law or regulation to do so. Auditor should not accept the proposed engagement. नहीं करेंगे, हड़ताल कर देंगे। ये देखो ये बात आ गया वापस। If auditor assesses that reporting framework to be applied in the preparation of the audit record or non-disclosure is unacceptable if the agreement has not been concluded, ठीक है। Now further, agreement on engagement terms. एंगेजमेंट टर्म्स, जैसे देखो ध्यान से, यह भी क्वेश्चन बनता है और हाईलाइट किया क्वेश्चन बनते हैं। ऑडिटर शुड एग्री अपॉन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट विद मैनेजमेंट और दोज चार्ज विद द गवर्नेंस एंड एज अप्रोप्रिएट और डिस्कस, ठीक है। आ सकता है क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो पहली बार जैसे हमने डिस्कस किया था कि भैया कैसा होना चाहिए, इन राइटिंग होना चाहिए एग्रीमेंट, एंड इसमें क्या क्या बातें होंगी, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ एंगेजमेंट, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ एंगेजमेंट। जैसे मैंने कहा भाई सेक्रेटरी ऑडिटर का काम क्या है, टू इंश्योर व्हाट, कंप्लायंस लेवल इन द कंपनी। रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द फर्म्स क्या रहेगी इसके अंदर, रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट क्या रहेगा, प्लस आइडेंटिफिकेशन। अब जैसे रिस्पांसिबिलिटी का भी एग्जांपल देता हूं, जैसे समझना। अभी मैं कह रहा था कि आप इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है, आपको टाइमली अपना डेडलाइन, जो डेडलाइन आपको दी है उसमें आप सबमिट करेंगे, ठीक है। जो आपको यहाँ पे स्कोप बताया गया उसी के अकॉर्डिंग आप वर्क करेंगे। सेम वही मैनेजमेंट पे भी हम बात कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड form and content of any report, a statement that there may be circumstances in which a report may be differ from its expected form and content. जैसे जनरली क्या होता है ना, देखो जान समझना, रिपोर्टिंग फॉर्मेट एक तो है कि कंपनी आपको बता रहा है, एक लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है। तो जो रिपोर्टिंग फॉर्मेट अगर कोई डिफरेंसेस हैं तो आपको यहाँ पे डिस्कस करने हैं, मतलब वो टर्म में लिखा जाएगा। रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट, अ स्टेटमेंट दैट देयर may be a circumstances in which a report may differ from its expected form and contents. If any law or regulation prescribe sufficient details of the terms of the engagement referred to above, there is no need to record there in a written agreement, except for the fact that such law or regulation applies and that management acknowledge the understand the responsibilities. Simple सी बात है। अगर किसी पर्टिकुलर लॉ में, जैसे आरबीआई ना बैंक्स के लिए स्पेसिफिकली बताता है, ठीक है ना, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के बारे में आरबीआई स्पेसिफिकली बताता है, तो वो ऑलरेडी जब प्रिस्क्राइब और बैंक्स इस बात को लेके अवेयर है, तो वहां पर स्पेसिफिकली आपको एग्जीक्यूट करने का जरूरत नहीं है। क्राइटेरिया फॉर डिक्लाइनिंग एंड विड्रॉइंग फ्रॉम द एंगेजमेंट, क्या कब ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि भैया डिक्लाइन कर दो, विड्रॉ कर दो एंगेजमेंट, भैया हमने नहीं करनी है ऑडिट। बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ क्लाइंट इंफॉर्मेशन एंड फॉलोइंग फैक्टर्स, ऑडिटर शुड डिटरमाइन द डॉक्यूमेंट्स and the conditions beyond which it would be prudent to decline or withdraw from the engagement. There's a client status information that likely impact the adversely or independence of the firm. अब ये हो सकता है सब्सटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, ठीक है, तो ऐसे केस में भी कर सकता है। पता लग सकता है कि हाईली लिवरेज क्लाइंट है भाई, और पहले ये हैबिचुअल लिटिगेंट है, ये हैबिचुअल लिटिगेंट है ना, तो भैया क्लाइंट जय हो। एक एग्जांपल देके बता रहे हैं, ठीक है, क्लाइंट स्टेटस, या फिर हो सकता है कि जो उसके इंडिपेंडेंस को एडवर्सली इंपैक्ट करता हो। इंडिपेंडेंस समझ में आ रहा है ना, जैसे मैंने कहा सब्सटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है फर्म का उस कंपनी के अंदर। Ability of the firm to provide appropriate services to the client, considering the needs for technical skills, knowledge, industry and personal. फर्म को लगता है कि भाई मेरे पास वो sufficient personal experiences या फिर टेक्नोलॉजी नहीं है जो मैं इसकी कंडक्ट कर सकूं ऑडिट, या consider circumstances which would cause firm to regard the engagement as one of the requisite special attention of presenting the unusual risk. जहां पर लगता है कि पर्टिकुलरली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो ना, सेकंड विच कॉज फर्म टू रिगार्ड द एंगेजमेंट एज वन ऑफ द रिक्वायरिंग स्पेशल अटेंशन और प्रेजेंटिंग अनयूजुअल रिस्क। तो ये तीन कंडीशन ऐसी है जहां पर वो डिक्लाइन या फिर विड्रॉ कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे वर्ड बोला जा रहा है कि अगर स्पेसिफिकली लॉ में, अगर देखो ये तो बात है ना कि मैं कह रहा हूँ क्राइटेरिया, तो तीन कंडीशन पे याद रखना कि यहाँ पर वो विड्रॉ कर देगा, ठीक है ना। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, अभी देर से इसी की कहानी चल रही है सारी। इट इज इंटरेस्ट ऑफ द बोथ मैनेजमेंट एंड द ऑडिटर दैट
The auditor should get an audit engagement letter before commencement of audit. ये हमने सबसे पहले समझी थी बात. And avoid misunderstanding with respect to terms of engagement. However, the objective and scope of audit and the responsibility of management and the auditor may be sufficiently established by law. ये हम जानते हैं. The engagement letter may give a reference to the fact the relevant law or regulation applies and that management acknowledges the understands its responsibility for preparation and maintenance of records for devising the proper system of to ensure compliance with provision of applicable laws and regulations. तो ये ऑडिट एंगेजमेंट लेटर एग्जीक्यूट तो करना है, जी हाँ बिल्कुल करना है. और जैसे मैंने कहा आप ये भी चेक करेंगे क्या रिलीवेंट लॉज उसमें पहले से ही जब मैनेजमेंट की और ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई गई हैं वो तो फॉलो करनी ही करनी है. ठीक है, जिसमें मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की भाई प्रॉपर आप अपने कंप्लायंसेस मेंटेन करेंगे, प्रॉपर आपके कंपनी में अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, स्टैब्लिश होना चाहिए. ठीक है, प्रॉपर रिपोर्टिंग होनी चाहिए कंपनी के अंदर, वो आपको लॉ के अकॉर्डिंग फुलफिल करनी है. ठीक है, इट शुड बी रिव्यूड एवरी ईयर टू इंश्योर दैट it is up to date but does not need to be reissued every year unless there are changes to the terms of the engagement. तो वो कंटिन्यू रहेगा. जैसे मान लीजिएगा जनरली आप देखा स्टैट्यूटरी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट आपने फॉर 3 years कर दिया, अज्यूम कीजिएगा 3 साल के लिए कर दिया, तो ऑडिट एंगेजमेंट में आपको चेंज नहीं करना है unless until there is a requirement according to law. The auditor should obtain the new engagement letter if the scope or context of assignment changes after the initial appointment. तभी है तो चेंज हुआ है, लॉ में कुछ चेंज आया उसके वजह से चेंज हुआ है तब लेना है. ठीक है, फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर की बात करें, बड़ा सिंपल सारी चीज अब तक जो पढ़ता आ रहे हैं ना सब लोग उसी का निचोड़ निकलने वाला है. देखो जैसे क्या क्या लिखा होगा, स्कोप ऑफ ऑडिट. ठीक है, रेफरेंस टू एप्लीकेबल लॉज रेगुलेशंस, एथिकल एंड प्रोनाउंसमेंट ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज एंड विच ऑडिटर adhere, form of any other communication of the results of the audit engagement arrangement regarding the planning and performance of audit plus audit team क्या रहेगा, written representation to be provided by the management to the auditor, agreement of management to make the available to the auditor adequate records, reports or information to allow the auditor to calmly complete कर सके ताकि वो, and agreement of management to inform the auditor of events occurring or facts discovered subsequent update of the financial statement and the management becomes aware. तो अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपको लगता है आपको रिसीव हुई है ये लेटर ऑन आपके सामने आई और ड्यूरिंग द पीरियड व्हाइल ही वाज कंडक्टिंग द ऑडिट, देन ही विल प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट विल प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन. Period within which the audit report should be submitted, audit fees and billing arrangements including the out of pocket expenses with the sites. ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग मेरे बच्चा लोग ये इंपॉर्टेंट है, ये कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अब तक ये तो डिस्कस करा है पूरा चैप्टर अब तक क्या करते आ रहे हैं ये तो बात कर रहे हैं. नाउ फर्दर कहता है अरेंजमेंट कंटेनिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर ऑडिटर एंड स्पेशलिस्ट इन सम एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑडिट. ये भी देखेंगे जैसे जनरली क्या होता है ना, कोई पर्टिकुलरली आपने ऑडिट जब कंडक्ट कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि और किसी स्कोप के लिए और ऑडिटर कवर नहीं किया जाएगा. जैसे मान लीजिएगा कॉस्ट ऑडिटर है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, तो और कोई ऑडिटर अपॉइंट किए हुए हैं तो कह रहे हैं अरेंजमेंट कंसर्निंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर ऑडिटर एंड स्पेशलिस्ट इन सम एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑडिट. जैसे कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उसके लिए आपने अलग से अपॉइंट किया हुआ किसी को. Arrangement concerning the involvement of internal auditor and other staff of the entity. Arrangement to be made with the predecessor auditor. Predecessor समझ में आ रहा है जो पहले वाला था हमारे. In case of a initial audit, any restriction of the auditor rights and duties, responsibility, obligation of auditor will provide an audit documentation. ठीक है, and additional services to be provided as was relating to regulatory requirements and reference to any further agreement between the auditor and auditee. अभी ना at least you should memorize at least 8 to 10 points at least. इतना तो आपको याद रहेगा, वैसे रीडिंग करोगे एक दो बार वैसे याद हो रहा है ये. ठीक है, all right sir. देखो ये वाला इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको ध्यान समझते हैं.